नमस्कार। सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2015 मॉक 1 प्रश्न पत्र 2 के विश्लेषण में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, विश्लेषण को शुरू करने से पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि पिछले वर्ष जो संघ लोक सेवा आयोग ने कुछ बदलाव किए थे, खासतौर पर प्रश्न पत्र 2 को लेकर। जैसे कि आप सभी लोग भली भांति इस बात से परिचित होंगे कि उसमें जो अंग्रेजी के जो प्रश्न थे, जिनका कोई अनुवाद नहीं होता, उस दोनों लोगों को, चाहे वो हिंदी माध्यम के छात्र हो या अंग्रेजी माध्यम के छात्र, दोनों को अंग्रेजी में ही उस प्रश्न को अटेम्प्ट करना होता है। तो उसके नंबर उसमें नहीं जोड़े गए थे कट ऑफ में। उसके अलावा एक और दिलचस्प बात हुई थी पिछले वर्ष के प्रश्न में कि जो निर्णय से संबंधित जो 8 प्रश्न आते थे, जिसको उससे पहले हमेशा ये बोला जाता था कि ये एक तरह से अनिवार्य प्रश्न है, तो संघ लोक सेवा आयोग ने उनको भी जो है वह नहीं पूछा था उसमें। तो ये कुछ ऐसा बदलाव किए थे। इसके अलावा जो कॉम्प्रिहेंशन से संबंधित जो परिच्छेद थे, वो भी काफ़ी कम थे। हाँ, थोड़ा सा प्रश्न जो है, जो मैथ्स वगैरह के प्रश्न थे उससे थोड़े से बढ़ गए थे, रीजनिंग से बढ़ गए थे। बट देखा जाए तो ये कुछ अहम बदलाव हुए थे ऐसे, जिसमें काफ़ी छात्रों को इसका फ़ायदा भी हुआ और काफ़ी छात्रों को इसका नुकसान भी हुआ। अगर हम लोग बात करें जनरल में कि अगर कट ऑफ क्या गई होगी पिछले साल की, तो उम्मीद की जाती है कि 208 के आसपास कट ऑफ रही गई होगी। इसी के साथ हम लोग विश्लेषण को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न 1 से 3 के लिए निर्देश दिए गए हैं, कुछ इनको पढ़ते हैं कि नीचे दिए गए परिच्छेद के उपरांत 3 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सबसे उचित उत्तर का चयन करें। आर्थिक महामंदी में से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है? इस परिच्छेद में आप देखेंगे, पहली लाइन ही कुछ रोचक तथ्य देती है कि जैसे आर्थिक महामंदी। अब आर्थिक महामंदी तो आप सभी लोग जानते हैं कि अर्थव्यवस्था में इसको अच्छे से पढ़ा ही होगा। अब ऐसे में क्या होता है कि जब इस तरह की कोई टॉपिक या इस तरह का कोई सब्जेक्ट आता है, तो ऐसे में जो जानकारी पैसेज में दी गई है उसके अतिरिक्त हमारा अपने मस्तिष्क में जो जानकारी है वो भी हमारे ऊपर हावी होना चालू हो जाती है। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ बोला है कि आर्थिक महामंदी से सबसे बड़ी सीख क्या मिलती है। एक प्रश्न चिन्ह लगाया गया है, फिर बोला गया कि मेरे विचार में। मतलब कि ये जो परिच्छेद है, इसमें लेखक अपने विचार को भी रख रहा है। ठीक है। फिर मौद्रिक नीति और वित्तीय क्षेत्र आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मैं और स्पष्ट रूप से बताता हूं। अच्छी मौद्रिक नीति द्वारा आर्थिक विकास की दर में वृद्धि करना संभव नहीं होता है। ये लेखक का विचार है। हमें यहाँ ये बात जरूर ध्यान में रखनी है कि ये लेखक का विचार है। हमारी आय में वर्ष दर वर्ष वृद्धि होती है क्योंकि मानव जाति नए विचारों, नए उत्पादों और उत्पादन करने के और अधिक कुशल तरीकों की खोज करती है। हालांकि खराब मौद्रिक नीति आर्थिक विकास का आसानी से पतन कर सकती है। यह अमीर और गरीब दोनों देशों के लिए सच है। यह अमीर और गरीब दोनों देशों के लिए सच है। वित्तीय बाजार और बैंकिंग क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण क्यों है? बैंक। फिर यहाँ पे कुछ जो प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं, इनको जरूर अंडरलाइन करिए। जब भी प्रश्न को हल कर रहे हैं, इस तरह से एक आदत जरूर डालिएगा कि जो भी की पॉइंट्स है, जिनको हम की पॉइंट्स बोलते हैं, की वर्ड्स बोलते हैं, ऐसे चाहे वो प्रश्न चिन्ह का निशान है या कोई सवाल कर रहा है, तो ऐसी चीज़ों को हमेशा जो है अंडरलाइन जरूर करके चलेंगे। उधारकर्ताओं और उधारदाताओं का मिलान कर अर्थव्यवस्था में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब हम किसी बैंक में $100 जमा करते हैं, तो बैंक अपने पास अधिकतम $2 या $3 रखता है। वास्तव में पैसे अक्सर केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। शेष लगभग $98 उधारकर्ताओं को ऋण में दिए जाते हैं। अधिकांश व्यवसायों को अपने सामान्य परिचालन के लिए ऋण की आवश्यकता होती है। जब बैंकिंग क्षेत्र ठीक से कार्य नहीं करते हैं, तो व्यवसायों को ऋण नहीं मिलता है और उन्हें अपने उत्पादन को कम करना पड़ता है और श्रमिकों को निकालना पड़ता है। उत्पादन कम करने के कारण वे अपने आपूर्तिकर्ताओं से बहुत कम उत्पादों की मांग करते हैं, जिसके कारण उनके आपूर्तिकर्ताओं को अपना उत्पादन कम करना पड़ता है और श्रमिकों को निकालना पड़ता है। यदि निर्माता
अपने उत्पादों को इसलिए नहीं बेच पाते क्योंकि कंपनी में आई मंदी के कारण कंपनी को अब उतने उत्पादों की आवश्यकता नहीं होती जितनी पहले होती थी, तो उन्होंने जो ऋण पहले से लिए हुए थे उसे चुकाने के लिए वे पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं कमा पाएंगे। ऐसे समय बैंक दिवालियेपन से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण कम से कम ऋण देना चाहते हैं। कम ऋण के कारण एक के बाद एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण उत्पादकों को उत्पादन में कटौती करनी पड़ती है और कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ती है। इसके अलावा जमाकर्ता अपने जमा किए हुए धन के बारे में चिंता करना प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि गैर निष्पादित ऋण के कारण कुछ बैंक दिवालिये हो गए हैं। आपके बैंक ने आपके पैसे उन उधारकर्ताओं को दिए हैं जो पैसा नहीं लौटा सकते। जमाकर्ता अपना पैसा निकालना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण बैंक के पास ऋण देने की बहुत कम संभावना बचती है, क्योंकि बैंक को अपनी आवश्यकताओं के लिए धन संचित करना होता है। यदि वित्तीय क्षेत्र कार्य नहीं करता तो अर्थव्यवस्था में 30% तक की गिरावट हो सकती है, जैसा कि आर्थिक महामंदी के दौरान हुआ था। और हम एलियन की तरह सोचते हैं कि सभी नीति निर्माताओं को यह बात स्पष्ट होगी। तो यहाँ पे जिक्र किया गया एलियन का, हम एलियन की तरह सोचते हैं, यानी कि अब अगर हम ऐसे जो पैसेज आते हैं तो ऐसे पैसेज में आप देखिए कि कितनी तरह की सोच हमारे ऊपर हावी हो सकती है जब समय का प्रेशर होगा, सारी चीज होगी। पहला, लेखक कुछ कह रहा है आपसे। दूसरा, जो जिस विषय के बारे में बात की जा रही है उसको आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो कहीं ना कहीं आपका मस्तिष्क भी साथ के साथ काम कर रहा होगा, क्योंकि आर्थिक महामंदी अर्थव्यवस्था में सामान्य धन की अर्थव्यवस्था वाले सेक्शन में सभी लोग उसको अच्छे से पढ़े ही हैं। तीसरी बात यहाँ पे आ गई एलियन की, कि हम एलियन की तरह सोचते हैं कि सभी नीति निर्माताओं को यह बात स्पष्ट होगी, परंतु महामंदी से जो कुछ भी सीख हमें मिली थी, लगता है कि शताब्दी के 75 वर्षों में हम उसे भूल गए हैं। मार्क बार्ट कहते हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि राजनीति विशेष रूप से तुच्छ और पक्षपाती नीतियों को नष्ट कर रही है। यहाँ एक चौथा पर्सन भी आ गया, मार्क बार्ट, जिसने कुछ कहा है। ठीक है, अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उस पर हम नजर डालते हैं। पहला प्रश्न बोलता है कि खराब मौद्रिक नीति से केवल गरीब देश प्रभावित होंगे, केवल विकासशील देश प्रभावित होंगे, केवल अमीर देश प्रभावित होंगे, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि अगर इस पैसेज में, इस परिचय में अगर हम दूसरे पैराग्राफ में जाते हैं, सॉरी पहले पैराग्राफ में जब हम देखते हैं, तो यहाँ इसने बोला है कि यह अमीर और गरीब दोनों देशों के लिए सच है। बोला क्या है कि खराब मौद्रिक नीति आर्थिक विकास का आसानी से पतन कर सकती है। दोबारा आते हैं प्रश्न पे। यहाँ पे जो पूछा गया कि खराब मौद्रिक नीति से केवल गरीब देश प्रभावित होंगे, तो इसको हम नकार सकते हैं। केवल विकासशील देश प्रभावित होंगे, ऐसा भी नहीं हुआ। उसने बोला है कि यह अमीर और गरीब दोनों के लिए समान रहेगा। फिर तीसरा, केवल अमीर देश प्रभावित होंगे, तो इसको भी हम नकार सकते हैं। इस हिसाब से जो ऑप्शन डी है यही सबसे उपयुक्त है, हम इसको ही मार्क करेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अधिकतर समय बैंकों के पास धन की कमी होती है। बैंक अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास नहीं रखना चाहते हैं। बैंक बहुत अधिक मात्रा में धन संचित करना पसंद नहीं करते हैं। बैंक आमतौर पर केंद्रीय बैंक के पास कुछ ही पैसा रखते हैं। पहला ऑप्शन, अधिकतर समय बैंकों के पास धन की कमी होती है, तो ऐसा तो कहीं पे जिक्र नहीं किया गया कि अधिकतर समय होता है, लेकिन यह बात जो की गई कि मंदी के समय में जब जमाकर्ता को अपने निवेश पे डर लगता है तब वो बैंक के पास पैसा नहीं रखता है। लेकिन यहाँ बात करी जा रही है अधिकतर समय की, तो अधिकतर की वजह से इसको हम गलत कहेंगे, ये नहीं, सही नहीं रहेगा। बैंक अपना पैसा केंद्रीय बैंक के पास नहीं रखना चाहते हैं, तो इसका उल्लेख तो सीधे तौर पर कहीं भी नहीं मिला है हमें। तीसरा ऑप्शन बोलता है कि बैंक बहुत अधिक मात्रा में धन संचित करना पसंद नहीं करते हैं, इसका भी उल्लेख ऐसा कहीं पे नहीं मिला है कि वो धन संचित करना पसंद नहीं करते हैं। तो इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा कि बैंक आमतौर पर केंद्रीय बैंक के पास कुछ ही पैसा रखते हैं, ये ही सही होगा।
इसका उल्लेख हमें यहाँ मिलता भी है पैसेज के दूसरे पैराग्राफ में। आप देखिए कि तो बैंक अपने पास अधिकतम $2 या $3 रखता है, वास्तव में पैसे अक्सर केंद्रीय बैंक के पास होते हैं। तो इससे हमें काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि ऑप्शन जो डी है वो ही सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बैंकिंग क्षेत्र ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं तो अर्थव्यवस्था का अवनमन हो सकता है। निर्माता कंपनियों के कर्मचारियों को निकाला जा सकता है। व्यवसायों को ऋण लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। बैंक शायद ऋण देना कम कर दे। अर्थव्यवस्था का अवनमन मतलब, अवनमन का मतलब होता है डिप्रेशन। तो अर्थव्यवस्था डिप्रेशन में जा सकती है, हो सकता है इस चीज को। दूसरी बात, निर्माता कंपनियों के कर्मचारियों को निकाला जा सकता है, इसका उल्लेख 2-3 बार मिला है, तो ये पॉइंट भी सही है। व्यवसायों को ऋण लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बात की गई थी कि नॉन परफॉर्मिंग लोन्स की, गैर निष्पादित ऋण के कारण कुछ बैंक दिवालिया हो गए हैं। यहाँ से पढ़िए, तो उन्होंने जो ऋण पहले लिए थे उसे चुकाने के लिए वे पर्याप्त मात्रा में पैसे नहीं कमा पाएंगे। ऐसे समय बैंक दिवालियेपन से उत्पन्न अनिश्चितता के कारण कम से कम ऋण देना चाहते हैं। कम ऋण देने के कारण एक के बाद एक समस्या उत्पन्न हो जाती है, तो इसका उल्लेख हमें मिल जा रहा है यहाँ पे। व्यवसाय को ऋण लेने में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, बिल्कुल होगा। फिर चौथा पॉइंट बोलता है कि बैंक शायद ऋण देना कम करे, ये भी बिल्कुल सही है। आखिरी की कुछ लाइनें एक बार दोबारा देखेंगे। कम ऋण देने के कारण एक के बाद एक समस्या उत्पन्न होती है, तो ये जो पंक्तियां लिखी गई हैं इससे सीधा सीधा ये चीज यहाँ पे इसको सपोर्ट कर रही है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ये भी गलत है, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी भी गलत रहेगा, ऑप्शन सी भी गलत रहेगा, और इसका सही जो जवाब होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगले प्रश्न को देखते हैं। रामू ने अपने दोस्तों के बीच, ये प्रश्न संख्या 4 है। रामू ने अपने दोस्तों के बीच एक्स टॉफियां इस प्रकार बांटी कि उसके सभी मित्रों को समान संख्या में टॉफी मिली। यदि उसने अपने प्रत्येक मित्र को 5 टॉफियां दी होती तो उसके पास 12 टॉफियां बचती, और यदि उसने प्रत्येक मित्र को 6 टॉफियां दी होती तो उसके पास 6 टॉफियां बचती। 40 और 90 के बीच एक्स के कितने मान आते हैं? इसको एक बहुत सिंपल तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि एक्स टॉफियां हैं। यदि उसने प्रत्येक मित्र को, अगर हम मान लें कि उसके जो मित्र हैं, फॉर एग्जाम्पल के है, कोई के मानना चाहिए, के मान ले, वाई मान ले, आप देखिए अपने हिसाब से। हमने के माना, 5 टॉफियां दी होती तो उसके पास 12 टॉफियां बचती। यानी अगर एक्स टोटल टॉफियां हैं तो 5 इंटू के प्लस 12, हम इसको बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। दूसरे केस में उसने बोला है कि अगर उसने 6 टॉफियां देता है तो उसको 6 टॉफियां बचती है। तो ये हमारे पास दो इक्वेशंस आ जाती हैं। अब हम क्या करेंगे, x इसके भी बराबर है, x इसके भी बराबर है, तो इन दोनों इक्वेशंस को बराबर रख देते हैं। इस हिसाब से जो k की वैल्यू आ जाएगी वो 6। यदि k की वैल्यू 6 आई है तो उस हिसाब से जो x की वैल्यू आती है हमारी, वो आती है 42। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गई तालिका पर विचार करें जिसमें प्रत्येक संख्या में समान गुण है। इसमें हमें x की वैल्यू निकालनी है। एक बार इस टेबल को ऑब्जर्व करते हैं थोड़ा सा, तो काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छा प्रश्न है, बहुत ही सिंपल है, सरल प्रश्न है। इसमें एक चीज़ देख सकते हैं कि 2 और 4 को अगर हम जोड़ते हैं तो ये 6 आता है। 1 प्लस 5 को अगर जोड़ते हैं तो भी 6 बन रहा है। 1 प्लस 5 तो भी 6 बन रहा है यहाँ पर। 3 प्लस 3 6, 4 प्लस 2 6, एक्स पूछा गया है। 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 0 6, 5 प्लस 1। इस मतलब ये है कि एक्स का जो भी यहाँ पे जो भी डिजिट्स आनी चाहिए उनका जो योग है वो 6 होना चाहिए।
तो 1 + 0 कुछ नहीं होगा, एक ही रहेगा, 1 + 4 5 होगा, 1 + 8 9 होगा। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए ही सबसे सटीक बैठता है यहाँ पे, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। a + b हमें दिया हुआ है 10, a × b हमें दिया हुआ है 5। पूछा गया है कि a की पावर -1 प्लस b की पावर -1। तो इसका ये सीधा फॉर्मूले पे आधारित है। ये वैसे भी इसका ये लिखा जाता है कि a + b/ab। यहाँ पे a + b भी हमें दिया हुआ है 10 और ab भी हमें दिया हुआ है 5। इस प्रकार a की पावर -1 प्लस b की पावर -1 का जो जवाब आएगा वो 2 होगा, ऑप्शन 2। अगला प्रश्न देखते हैं। 6 बर्तन P1 P2 P3 P4 P5 और P6 एक दूसरे के बगल में रखे गए हैं। आवश्यक नहीं कि उसी क्रम में। P4 और P1 के बीच में 2 बर्तन हैं। P3 जिसे P2 के ठीक बाई ओर रखा गया है, वह P5 के दाई ओर है, जिसे एक अंतिम छोर पर रखा गया है। P1 को P6 के बाई ओर रखा गया है। कितने बर्तन ऐसे हैं जिनकी स्थिति अद्वितीय रूप से निर्धारित की जा सकती है? देखिए, ऐसे में जो हमारे पास केसेस बनते हैं वो कुछ इस तरह से बनेंगे। P5 के बारे में बता दिया गया है, अंतिम छोर पे है। P4, P3, P2, P1, क्योंकि P4 और P1 के बीच में हमें 2 बर्तन रखने हैं। ये बात हमें समझनी है। पहले P4 और P1 के बीच में हमें P3 P2 2 बर्तन हमने रख दिए हैं, और फिर P6 आखिरी छोर हमें पता चल गए हैं दोनों के कि P5 और P6 ये दो हमारे छोर रहने हैं। इसका अलावा एक दूसरा केस ये हो सकता है, P5 P1 P3 P2 P4 और P6। तो इसमें भी P4 और P1 के बीच में ये 2 बर्तन आ रहे हैं। तो ये 2 पॉसिबिलिटी हमारी बनती ही इसमें दिख रही है। इस हिसाब से जो इसका ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 9 से 12 के लिए निर्देश नीचे दिए गए परिच्छेद के उपरांत 4 प्रश्न दिए गए हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए सबसे उचित उत्तर का चयन करें। वर्ष 2013 के शीतकालीन सत्र में खाद्य सुरक्षा कानून पारित करते समय, जो कि संसद के भीतर और बाहर इस विषय पर गंभीर स्तर पर राष्ट्रीय बहस का अवसर था कि क्या राज्य को अपने सामाजिक सुरक्षा दायित्वों के रूप में सबको खाद्य प्रदान करने का प्रावधान करना चाहिए, यह अपने चरम पर पहुंच गया था। इस कानून के लाभों के बारे में भारत की जनता की राय अभी भी बहुत अलग अलग है, जो कानूनी तौर पर सार्वजनिक खाद्य प्रावधानीकरण को वैध बनाती है। बहुत से लोग वास्तव में इस कानून से निराश हैं। खाद्य कानून की उच्च लागत से उनकी चिंता बढ़ी है। उन्हें इस बात का भय है कि इससे घाटा बढ़ेगा और ईंधन मुद्रास्फीति में वृद्धि होगी। इसलिए उनका मानना है कि यह कदम अपव्यय और लोक लुभावन है। उन्हें लगता है कि यह कानून गरीबों को अनुत्पादक सब्सिडी हस्तांतरित करने के लिए राज्य को बाध्य करेगा। खाद्य सुरक्षा कानून की आलोचनाओं का एक मुख्य बिंदु यह है कि यह लागू करने योग्य नहीं है, इसलिए निवेश अपव्यय है, क्योंकि राज्य प्रशासन में कानून में किए गए वादे को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता नहीं है, जिसका प्रमाण आधिकारिक अध्ययनों द्वारा भी मिलता है। जो काले बाजार में बहुत अधिक मात्रा में सब्सिडी प्राप्त पीडीएस अनाज के पहुंचने की पुष्टि करती है, उन्हें भय है कि इससे उनकी आत्मनिर्भरता में कमी आएगी और वे हतोत्साहित हो जाएंगे। खाद्य सुरक्षा कानून के समर्थक इस बात से चिंतित है कि कानून बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं होगा। यह सार्वभौमिक नहीं है, यह कृषि की अवहेलना करता है और इसमें भूखे तथा बेसहारा लोगों के लिए प्रावधान नहीं है, और यह खाद्य और पोषण सुरक्षा जैसे कि जल, स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल के संयुक्त आयाम की उपेक्षा करता है। यह किसी अधिकार आधारित कानून के क्रियान्वयन के लिए एक मजबूत और स्वतंत्र प्रवर्तन तंत्र की स्थापना करने में
विफल रहा है। अभी भी वे इसे एक संभावित ऐतिहासिक कानून के रूप में सावधानी पूर्वक देखते हैं, क्योंकि पहली बार राज्य पर अधिकाधिक लोगों को किफायती दामों पर भोजन की गारंटी सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। वे सुझाव देते हैं कि अमीर लोगों पर कर लगाने की बहुत अधिक गुंजाइश है, ताकि गरीब लोगों के पोषण, स्वास्थ्य और शिक्षा पर आवश्यक निवेश सुनिश्चित किया जा सके, क्योंकि अधिकांश औद्योगिक बाजार अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में घरेलू सकल उत्पाद के सापेक्ष भारत के कर अनुपात कम है। अब भारत में बड़े व्यवसायों और मध्यम वर्ग को कर में छूट अब बहुत अधिक सब्सिडी प्रदान की जाती है। इसमें एग्जाम्पल दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु जैसे भिन्न भिन्न राज्यों के अनुभव यह बताते हैं कि राजनीतिक इच्छा शक्ति से पीडीएस की पुरानी और खराब व्यवस्था को ठीक किया जा सकता है। इस बात का भी इस बात का कोई भी प्रमाण नहीं है कि यदि व्यक्ति का पेट भरा है तो वह काम करता है। इसके विपरीत व्यक्ति जिनके पेट भरे होते हैं वे निश्चित रूप से अधिक उत्पादक होते हैं। वे भूख के कारण परिहार्य मानवीय पीड़ा के संदर्भ में खाद्य प्रावधान के लिए नैतिकता के भी तर्क प्रस्तुत करते हैं। यूं तो यह वाद विवाद चलता रहेगा, परंतु भारत में भुखमरी विश्व में किसी भी हिस्से में से अधिक व्याप्त है। भोजन के अधिकार को मान्यता प्रदान करने और उसे वास्तविक बनाने तथा भूख से जुड़ी भारी मानवीय पीड़ा को समाप्त करने के लिए जन अभियान चलाने और जन धारणा को बदलने की आवश्यकता के लिए प्रत्येक राज्य की सरकार एवं दिल्ली सरकार पर दबाव डालना चाहिए। तो ये खाद्य सुरक्षा कानून प्लस जो पीडीएस का जो सिस्टम है हमारा, उसको लेकर भी एक बहस है। अब इससे संबंधित जो प्रश्न है उसको देखते हैं। प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन खाद्य सुरक्षा कानून का विरोध करने के कारण है? पहला, यह लागू करने योग्य नहीं है इसलिए यह निरर्थक साबित होगी। इसके कारण भोजन की जमाखोरी और कालाबाजारी होगी। यह कार्य करने के प्रति लोगों के उत्साह को कम करेगा। यह गरीब लोगों को आलसी बना देगा। तो आप देखते हैं कि जो पहला कथन है यह लागू करने योग्य नहीं है इसलिए यह निरर्थक साबित होगी, इसका उल्लेख हमें पैसेज में मिल रहा है। दूसरा, इसके कारण भोजन की जमाखोरी और कालाबाजारी होगी, इसका उल्लेख भी हमें मिला है। यह कार्य करने के प्रति लोगों के उत्साह को कम करेगा, इसका भी हमें उल्लेख मिला है। कथन 4 कहता है यह गरीब लोगों को आलसी बना देगा, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिला है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में वे कौन सी कमियां हैं जो कानून के समर्थक उसमें देखते हैं? पहला, प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कानून में किसी भी सशक्त कार्यप्रणाली की बात नहीं। दूसरा, यह किसानों को विशेष वरीयता नहीं देता है। तीसरा, इसमें सभी गरीब वर्ग शामिल नहीं है। चौथा, इसमें स्वच्छता और स्वास्थ्य देखभाल मुद्दों की कोई बात नहीं की गई है। अब ऐसे में अगर देखते हैं आप, तो प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने हेतु कानून में किसी भी सशक्त कार्य प्रणाली की बात नहीं कही गई है। तो ऐसा नहीं है, प्रवर्तन वाली बात हुई है कि एक मजबूत प्रवर्तन तंत्र की स्थापना करने में विफल रहा है, यानी कि तंत्र है लेकिन मजबूत नहीं है, ये बोला गया है। तो ऐसे में इसका उल्लेख हमें मिल रहा है। फिर यह किसानों को विशेष वरीयता नहीं देता है, इसका उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला है। फिर बात होती है कि अगली कि इसमें सभी गरीब वर्ग शामिल नहीं है, ये भी एक सही है। चौथा, इसमें स्वच्छता स्वास्थ्य देखभाल मुद्दों की कोई बात नहीं कही गई है, ये भी बिल्कुल सही है। इस हिसाब से जो हमारे सही कथन है वो है 1, 3, 4। 1, 3, 4 हमें देखना है इसमें ऑप्शंस में, तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। गरीब लोगों के लिए खाद्य का प्रावधान करने के बारे में लेखक की क्या राय है? गरीब लोगों के लिए खाद्य का प्रावधान करने के बारे में लेखक की क्या राय है? ए, लेखक निष्पक्ष रूप से खाद्य का प्रावधान करने के बारे में की गई परिचर्चा का विश्लेषण करता है। लेखक खाद्य कानून के पक्ष में है। लेखक उन लोगों का विरोध करता है जो कानून के विरुद्ध है। लेखक गरीब और बेसहारा लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है। ऑप्शन ए जो कहता है लेखक निष्पक्ष रूप से खाद्य का प्रावधान करने में की गई परिचय का विश्लेषण करता है, तो ऐसा नहीं है।
फिर लेखक उन लोगों का विरोध करता है जो कानून के विरुद्ध है, ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। लेखक गरीब और बेसहारा लोगों के प्रति संवेदना व्यक्त करता है, इसका भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि इस तरह से उस संवेदना व्यक्त की गई है। इस हिसाब से ऑप्शन बी बिल्कुल सही बैठता है, लेखक खाद्य कानून के पक्ष में है। अगर हम आखिरी का जो पैराग्राफ है इस पैसेज का उसको देखते हैं, यूं तो यह वाद विवाद चलता रहेगा, परंतु भारत में भूखमरी विश्व के किसी भी हिस्से से भी अधिक व्याप्त है। भोजन के अधिकार को मान्यता प्रदान करने और उसे वास्तविक बनाने तथा भूख से जुड़ी भारी मानवीय पीड़ा को समाप्त करने के लिए जन अभियान चलाने और जन धारणा को बदलने की आवश्यकता के लिए प्रत्येक राज्य की सरकार एवं दिल्ली सरकार पर दबाव डालना चाहिए। तो दबाव डालने की बात हो रही है, तो मतलब वो उसके फेवर में है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 12। कानून के पक्ष में उसके समर्थकों द्वारा किन कारणों का उल्लेख किया गया है? अमीर लोगों के पास भारी कर राशि देने के लिए पर्याप्त धन है, कर्मचारी जिनके पेट भरे होते हुए कार्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, भूख के कारण लोगों को कष्ट सहने देना अनैतिक है, सब्सिडी प्राप्त भोजन की चोरी की समस्या को ठीक किया जा सकता है। तो ये सीधा सीधा हम देख सकते हैं कि जो ऑप्शन एक है यही इसमें हमें गलत प्रतीत होता है, क्योंकि ऑप्शन बी जो सॉरी कथन एक जो है वो हमें गलत प्रतीत होता है। दूसरा कथन कर्मचारी जिनके पेट भरे होते हैं वे कार्य में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, इसका उल्लेख भी हमें मिला था। भूख के कारण लोगों को कष्ट सहने देना अनैतिक है, बिल्कुल ये भी हमें मिला है इसमें। सब्सिडी प्राप्त भोजन की चोरी की समस्या को ठीक किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि हमने कुछ स्टेट्स के एग्जाम्पल को अंडरलाइन भी किया था, छत्तीसगढ़ और तमिलनाडु। तो इसकी बात की गई है कि जो ये ऐसे चोरी होती है इसको हम इनमें सुधार किया जा सकता है। तो इस हिसाब से 2, 3, 4 ये सही है, यानी कि ऑप्शन सही जो है वो सी है। अगला प्रश्न देखते हैं, 20 लड़कों को n पंक्तियों में बैठाया जाना है और प्रत्येक पंक्ति में लड़कों की संख्या समान होनी चाहिए। n के कितने विभिन्न मान हो सकते हैं? देखिए जनरली अगर कोई क्वेश्चंस करेंगे तो इस तरह से होगा कि 4 लड़कों को 5 रो में बिठा दिया हमने, या 5 लड़कों को 4 रो में बिठा दिया। लेकिन समय की बचत को देखते हुए जब भी इस तरह का प्रश्न आया तो हमें क्या है, इसमें फैक्टर निकालने हैं, 20 के फैक्टर्स निकालने हैं। वो इस तरह से होगा, 20 को हम 4 × 5 भी लिख सकते हैं, 4 को हम 2 का स्क्वायर और 5 को इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब इनके फैक्टर्स को निकालना है, यानी ऑप्शन ए हमारा सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, एक विक्रेता ने गलती से चीनी का मूल्य इस प्रकार सूचीबद्ध किया है कि सूचीबद्ध मूल्य पर बेचने पर उसे 20% की हानि होती है। बाद में वह एक त्रुटिपूर्ण बाट का उपयोग करने का निर्णय लेता है ताकि सूचीबद्ध मूल्य पर चीनी बेचकर 60% लाभ कमाया जा सके। वास्तविक बाट की तुलना में त्रुटिपूर्ण बाट का वजन कितने प्रतिशत कम है? यानी कि एक विक्रेता ने, एक दुकानदार ने एक गलती से अपनी किसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे 20% कम रेट लिख दिया था, उसकी वजह से उसको नुकसान हुआ। बाद में उसने चीनी बेचकर 60% तक का लाभ कमाने का सोचा। उसके लिए उसने बाट को कितने प्रतिशत तक घटा सकता है, इसकी वो बात कर रहा है। यानी कि अगर हम सीधा सा बात मानते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर वो चीज़ जिसका उसने 20% रेट कम लिखा था, अगर उसकी एक्चुअल कीमत 100 रुपये थी, यानी उसने 80 रुपये में उसको बेचा है। अब उसने क्या करा है कि एक कोई बाट था उसके वजन को घटाया है ताकि 60% लाभ कमा सके। तो 60% लाभ कमा सके, यानी कि अगर 100 रुपये है तो 100 रुपये पे 60 रुपये और कमाना चाह रहा है वो, 160 रुपये। ठीक है, यानी कि 80 था अब 160 हो गया। अगर प्रॉफिट डबल हो रहा है यहाँ पे, अगर अर्निंग डबल हो रही है, पहले 80 थी अब 160 है, ऐसे केस में सीधा सीधा मतलब क्या है,
कि अगर बाट 10 किलो का था तो वो 5 किलो का हो गया। हम कह सकते हैं इस चीज को, यानी कि 50% उसने उस बाट का वजन घटाया है, इसलिए हमारा जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा सही। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 900 के 3 हिस्सों में बांटता है। यदि यह ज्ञात है कि पहले भाग का आधा, दूसरे का एक तिहाई और तीसरे का एक चौथाई बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग का योगफल ज्ञात कीजिए। ऐसे में काम कर लेते हैं कि जो इस तरह का प्रश्न होता है, एक व्यक्ति 900 को 3 हिस्सों में बांटता है। यदि यह ज्ञात है कि पहले भाग का आधा, दूसरे का एक तिहाई और तीसरे का एक चौथाई बराबर है, तो दूसरे और तीसरे भाग का योगफल ज्ञात करें। तो इसको हम सीधा सीधा ऐसे लिख सकते हैं। मान लेते हैं तीनों भागों को ए बी सी, तो पहले का आधा बोला है तो दूसरे का एक तिहाई बोला है, तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। तीसरे का एक चौथाई लिखा है और इसको हम के बराबर रख सकते हैं। यहां से हमारी ए की वैल्यू आएगी 2k, बी की 3k और सी की 4k। और जो हमारा a प्लस बी प्लस सी है वो होगा 900 के बराबर। a प्लस बी प्लस सी को हम 2k प्लस 3k प्लस 4k इज इक्वल टू 900 लिख सकते हैं, यानी कि 9k बराबर 900। k की वैल्यू आती है 100। k की वैल्यू 100 आ गई है। b अब हम निकाल सकते हैं 3 इंटू 100, ये होगा 300। c को भी निकाल सकते हैं, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करके 400। b और c का टोटल आएगा 700, यानी जो हमारा ऑप्शन है ऑप्शन डी सही है। देखते हैं अगले प्रश्न को। ये भी एक परिच्छेद है, प्रश्न 16 से 18 तक इसमें हमें अटेम्प्ट करने हैं इस परिच्छेद के हिसाब से। एक तरफ सरकारी दृष्टिकोण से यह लगता है कि वनों तथा प्राकृतिक स्थलों के निकट स्थित विलंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करना ठीक रहेगा, जबकि उच्च स्तरीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप उत्सर्जन में वृद्धि होगी। तो दूसरी तरफ सरकार कार्बन उत्सर्जन को सीमित करने के लिए हरित ऊर्जा को सुसाध्य बनाएगी। तो ये जो परिच्छेद है ये पूरा का पूरा जो एनवायरनमेंट से रिलेटेड इश्यूज है उस पर आधारित है। कार्बन उत्सर्जन हुआ, इंटर गवर्नमेंटल पैनल की रिपोर्ट, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस की गई हैं। अब सीधा हम लोग इस पे आधारित जो प्रश्न है उस पे आते हैं। पहला प्रश्न, प्रकृति का लचीलापन जलवायु परिवर्तन का प्रतिरोध करने में सक्षम क्यों नहीं है? ए, प्रकृति बिल्कुल भी शक्तिशाली नहीं है, ऐसा उल्लेख हमें कहीं नहीं मिला है। जब प्रकृति को होने वाली क्षति मानवीय हस्तक्षेप की अधिकतम सीमा को पार कर जाती है तो उसके बाद जलवायु विकृत हो जाती है, ऐसा हमें इसकी इंफॉर्मेशन मिली है। इसमें देखते हैं, वन और प्राकृतिक क्षेत्रों को साफ कर दिया गया है, ये कथन इसको पूरी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। संसद इस मुद्दे के प्रति उदासीन है, ये भी बिल्कुल इसे सपोर्ट नहीं करता। इस हिसाब से हमारा जो ऑप्शन बी है वही बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। कार्बन उत्सर्जन जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए सरकार को निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाना चाहिए? पहला, कार्बन उत्सर्जन को कम करने हेतु हरित ऊर्जा के निर्माण में वृद्धि करनी चाहिए। तो ये हमें फर्स्ट पैराग्राफ में ये चीज मिली है, तो हम ये कथन को एक बार मार्क करते हैं। दूसरा कथन बोला गया कि प्राकृतिक पारिस्थितिकीकरण के अप्रतिकार्य विकृति की रोकथाम के लिए सीमा निर्धारित करनी चाहिए, ये हमें मिला है आखिरी पैराग्राफ में। वनों की कटाई और वन उन्मूलन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए, की भी बात की गई है तीसरे पैराग्राफ में। चौथा कथन बोलता है कि संपूर्ण स्तर पर समस्या से निपटना चाहिए, तो इसका भी जो है उल्लेख किया गया है आखिरी के पैराग्राफ में। तो इस हिसाब से 1 2 3 4 चारों ही कथन सही है, तो जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद का मुख्य उद्देश्य है, पहला,
सरकार को यह समझना कि प्राकृतिक वातावरण को पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर जानने और पर्यावरण को पूर्ण पतन से बचाने की आवश्यकता है। बी, प्राकृतिक तंत्र के लचीलेपन के स्तर और उस सीमा को निर्धारित करने की आवश्यकता को समझना जिसके बाद पर्यावरण में अपूरणीय क्षति होती है। सी, यह समझना कि मात्र हरित ऊर्जा के उत्पादन में वशद्धि करना पर्याप्त नहीं होगा, बल्कि सरकार को वन उन्मूलन की भी रोकथाम करनी चाहिए। डी, जलवायु परिवर्तन के कानूनों का क्रियान्वयन करना और पर्यावरण के विकास के लिए आवंटित निधि का उपयोग करना समय की मांग है। तो इन सारे ऑप्शंस में जो ऑप्शन ए है, सरकार को यह समझना कि प्राकृतिक वातावरण को पारिस्थितिकी तंत्र के स्तर पर जानने और पर्यावरण को पूर्ण पतन से बचाने की आवश्यकता है। इसका इसे इसको हम आइडिया इस चीज का लगा सकते हैं आखिरी के पैराग्राफ में। आखिरी के पैराग्राफ की लाइंस को अगर हम ध्यान से देखते हैं तो इस चीज को हम यहां से जो है इन्फर कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। 10 के प्रथम 10 धनात्मक गुणजों का औसत ज्ञात करें। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स, ये इसमें हमें पता लगाना है। एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 मल्टीपल्स ऑफ पॉजिटिव मल्टीपल्स ऑफ 10, इसमें इस तरह से होगा कि एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। इस इक्वेशन के बेसिस पे हमारा जो है आंसर आएगा। तो इक्वेशन इस तरह से होगी 10 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 2। इसको सॉल्व करेंगे, आंसर आएगा 55, यानी कि ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। अमन ठहरे हुए पानी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 9 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 7.5 किलोमीटर की आने जाने वाली दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, पहली बात। दूसरी बात, इसमें एक बात हमेशा ध्यान रखनी है कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट है एंड ये रिवर का फ्लो इस तरफ है, तो रिवर की स्पीड प्लस इस पर्सन की, कोई भी पर्सन है जो तैर रहा है इस पानी में, दोनों की स्पीड प्लस होगी। और अगर रिवर की स्पीड इस तरफ से है एंड अपोजिट डायरेक्शन में कोई स्विम कर रहा है तो उसमें जो स्पीड्स है वो आपस में माइनस होगी। तो इस केस में क्या होगा, टोटल डिस्टेंस 7.5 किलोमीटर एक तरफ का, आने जाने का डिस्टेंस होगा 15 किलोमीटर। इसमें जो स्पीड बनेगी वो इस तरह से आएगी कि अमन ठहरे हुए पानी में 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तैर सकता है। यदि धारा की गति 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो उसे 7.5 किलोमीटर को आने जाने वाली दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो इसमें क्या है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है, जब अपोजिट डायरेक्शन में आएगा तो उसकी स्पीड माइनस होगी, प्लस जब वापस जाएगा तो रिवर की स्पीड प्लस अमन की स्पीड दोनों ऐड हो जाएंगी, तो वो 3 होगा। इसको हमें कैलकुलेट करना है। जो बैठेगा 10 आवर्स, यानी हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन सी, ये हमें मार्क करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार किसी वस्तु को बेचने पर उसके विक्रय मूल्य के 20% के बराबर लाभ अर्जित करता है। यदि दुकानदार मूल विक्रय मूल्य से 10% कम मूल्य पर वस्तु बेचता है तो उसके द्वारा अर्जित लाभ हानि का प्रतिशत क्या होगा। मान लेते हैं कि उसने जो भी सामान बेचा वो 100 रुपए में बेचा, लेकिन इस पे उसने 20% प्रॉफिट कमाया है, यानी इसकी जो कॉस्ट प्राइस जो होगी वो होगी 100 माइनस 20, यानी 80 रुपए। ये इसकी कॉस्ट प्राइस होगी। अगर 10% वो अपना प्रॉफिट घटा देता है तो इस केस में जो नया कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा, हमारा 90 है। कैसे, 80 प्लस 10। इस हिसाब से जो हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना होगा वो कुछ इस तरह से निकलेगा कि 90 माइनस 80 अपॉन 80 इंटू 100। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 12.5% इसका आंसर रहेगा।
यानी ऑप्शन ए हमें मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। ये परिच्छेद है, पैसेज है जिसको हमें देखना है। केंद्र सरकार का रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय परिपक्व है, प्रभावी और अबाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग पर असीमित सब्सिडी के कारण संसाधनों का दुरुपयोग होता है। तो ये जो पैसेज है बेसिकली जो एलपीजी सिलेंडर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है उसमें लूप होल्स जो है, उसकी जो प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये जो है प्रकाश डाल रहा है, उसकी तरफ ये इशारा करता है। क्या हमें करना चाहिए, किस तरह से चेंजेस करने चाहिए, उसके बारे में इस पूरा जिक्र किया गया है। कुछ फैक्चुअल डेटा लिखा हुआ है कि 46,000 करोड़ का बोझ पड़ा 2012 में एक सर्वे, ये सारी चीज। तो सीधा हम इसके प्रश्नों पे आते हैं। इस पर आधारित जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आय वर्ग वाले लोगों को गैस सब्सिडी दी जानी चाहिए? उच्च आय वर्ग के लोगों को, मध्यम आय वर्ग के लोगों को, ऐसा भी इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिलता है। निम्न आय वर्ग के लोगों को ऐसा भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है। इस हिसाब से जो हमारा ऑप्शन होगा ऑप्शन डी होगा। अगर हम दोबारा एक बार पैसेज पर नजर डालते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ को अगर आप ढंग से पढ़ते हैं तो केंद्र सरकार का रसोई गैस पर दी जाने वाली सब्सिडी की अधिकतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय परिपक्व है, प्रभावी और अबाध रूप से पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोग पर असीमित सब्सिडी के कारण संसाधनों का दुरुपयोग होता है, निवेश में बाधा आती है और निधियों की लागत बढ़ती है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर दी जाने वाली सब्सिडी का लाभ गैर निर्धन लोग भी उठाते हैं। गैर निर्धन लोग बोला है, लेकिन इससे ये हम नहीं निकाल सकते, इन्फर नहीं कर सकते हैं कि उच्च आय वर्ग के लोगों के बारे में बात की है या मध्यम आय वर्ग के लोगों को या निम्न आय वर्ग के। गैर निर्धन बोला गया है, इसलिए ऐसे में ऑप्शन डी ही सबसे उपयुक्त माना जाता है। कुकिंग गैस पर सब्सिडी कम करने के क्या तरीके हैं? ए, गैस का पाइप द्वारा वितरण करना, सब्सिडी दिए जाने वालों की सूची में फर्जी ग्राहकों की पहचान और उन्हें गिरफ्तार करना, इसका उल्लेख कहीं नहीं मिला है। एलपीजी के विपणन पर अधिक ध्यान देना, ये इसको सपोर्ट नहीं करता बिल्कुल भी। पाइपलाइन के अधिक कनेक्शन की व्यवस्था करना, ये पॉइंट भी इसको सपोर्ट नहीं करता। इस हिसाब से गैस का पाइप द्वारा वितरण करना ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि पहले पैराग्राफ में हमें इसके बारे में जानकारी मिल रही है, तो यही हमारा सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, निम्नलिखित में से कौन एलपीजी सब्सिडी का गलत उपयोग करने की समस्या का समाधान है? ए, एलपीजी सब्सिडी का गलत उपयोग करने वाले लोगों को दंडित करना चाहिए, ऐसा उल्लेख कहीं नहीं मिला है। विकृत सब्सिडी प्रणाली के बजाय एलपीजी को एक प्रतिस्पर्धात्मक बाजार कीमत पर बेचना चाहिए, ये पॉइंट भी इसको सपोर्ट नहीं करता है। अग्रिम सब्सिडी की व्यवस्था समाप्त करा जाए और इसके स्थान पर आधार तथा अन्य विश्वसनीय तंत्रों का उपयोग करने हेतु लक्षित प्रत्यक्ष हस्तांतरण की योजना बनानी चाहिए, इसकी बात की गई है। देश के आर्थिक विकास में सुधार सुनिश्चित करना चाहिए, इसका भी ऐसा कहीं उल्लेख नहीं है। तो हमारा जो ऑप्शन सी है यही सबसे उपयुक्त है, इसका जवाब सी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 26, निम्नलिखित में से कौन बोतलबंद गैस को नई गैस वितरण परियोजनाओं से प्रतिस्थापित करने के परिणाम है? ए, देश का आर्थिक विकास, बी, भारत में गैस के नए बाजार का उत्थान, सी, बेहतर एलपीजी विपणन, या डी, ए और बी दोनों। तो देख सकते हैं कि देश का आर्थिक विकास, इसके बारे में भी बात की गई है। भारत में गैस के नए बाजार का उत्थान, ये भी पॉइंट इंक्लूडेड है। बेहतर एलपीजी विपणन, इस तरह की कोई चीज बात नहीं की गई है। तो ऐसे केस में ए और बी दोनों आ रहे हैं, लेकिन क्योंकि डी में ऑप्शन दिया है ए और बी दोनों, तो इस हिसाब से हमें डी को ही आंसर मार्क करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 28, प्रश्न के लिए निर्देश, निम्नलिखित में से प्रत्येक प्रश्न में दिए गए 4 विकल्पों में से 3 किसी प्रकार से समान है, भिन्न विकल्प ज्ञात करें। त्रिभुज, पंचभुज, षटभुज, वृत्त, ट्राइंगल, पेंटागन, हेक्टागन या सर्किल। ऐसे केस में ऑप्शन डी ही सबसे उपयुक्त है, क्योंकि बाकी के जो ऑप्शन है उसमें साइड्स आती हैं, लेकिन सर्किल में कोई साइड नहीं होती है। तो अगर ये एक लॉजिक लगाते तो उस हिसाब से आंसर डी सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। अर्पित और अंकित बिंदु पी से क्रमशः उत्तर और पूर्व दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं।
अर्पित 2 बार बाएं, 1 बार दाएं और 1 बार बाएं मुड़ता है, जबकि अंकित दिए गए क्रम में 1 बार दाएं और 2 बार बाएं मुड़ता है। यदि उनमें से दोनों मुड़ने से उस पहले और उसके बाद 10 मीटर की दूरी तय करते हैं, तो अर्पित के सापेक्ष अंकित की दिशा क्या होगी? अर्पित के केस को देखते हैं। इस तरह से चला वो पॉइंट से, यहाँ की दूरी इनकी 10 किलोमीटर। इस हिसाब से काफी सरल प्रश्न है, तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि उसकी जो डायरेक्शन है वो साउथ ईस्ट है, माफ कीजिएगा उत्तर पूर्व है। अगला प्रश्न देखिए, देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न संख्या 33। निम्नलिखित 3 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित जानकारी को सावधानी पूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। 5 प्रोफेसर ए बी सी डी और ई पी क्यू आर एस और टी में से एक अलग विभाग के प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर को केवल एक विभाग दिया गया है। यह भी ज्ञात है कि ए या तो आर या फिर पी विभाग का प्रोफेसर है, बी ना तो पी और ना ही टी विभाग का प्रोफेसर है, सी या तो टी या फिर आर विभाग का प्रोफेसर है, ई विभाग क्यू का प्रोफेसर है, ई क्यू विभाग का प्रोफेसर है, डी या तो एस या फिर आर विभाग का प्रोफेसर है। इसमें एक टेबल बनाते हैं हम लोग। मान लेते हैं प्रोफेसर की टेबल है, ये उनके डिपार्टमेंट्स हो गए। ए या तो आर या फिर पी विभाग का प्रोफेसर है, ए या तो आर या फिर पी विभाग का प्रोफेसर है। तो ए, इसका डिपार्टमेंट हम पहले पी रखते हैं। बी ना तो पी और ना ही टी विभाग का प्रोफेसर है, तो इसकी जो टेबल बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी। डी एस विभाग का होगा, सी टी विभाग का होगा। एक केस ये बन सकता है और दूसरा कि ए पी का विभाग का है, ई क्यू विभाग का है, डी आर विभाग का है, बी एस विभाग का है और सी टी विभाग का है। तो दी गई जानकारी के हिसाब से ये 2 ही पॉसिबिलिटी हमारे पास बनती हैं। अब इसके आधार पर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग पी में है? निम्नलिखित में से कौन सा विभाग पी में है? तो पी में ए है, तो हमारा ऑप्शन होगा ए। अगला प्रश्न देखते हैं। डी किस विभाग में है? तो ये इसका ऑप्शन यहाँ देख सकते हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है, या तो आर में हो सकता है या एस में हो सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रोफेसर और उनको निर्दिष्ट किए गए विभागों के कितने विभिन्न संयोजन संभव है? तो 2 पॉसिबिलिटीज हमने बनाई थी, दोनों हमने लिखी है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि 1 मार्च 2014 को सोमवार है, तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में 1 मार्च को रविवार होगा? तो ये काफी कॉमन प्रश्न है, प्राय सभी लोग जानते होंगे। क्वेश्चन नंबर 41 को देखेंगे अब। एक दूधिया 10 लीटर दूध लाता है और उसमें 5 लीटर पानी मिलाता है। यदि 1 लीटर विलेन का मूल्य 15 रुपए है और 1 लीटर पानी का मूल्य 5 है, तो 1 लीटर दूध का मूल्य ज्ञात करें। तो इसमें सीधी सी बात है कि 15 लीटर दूध है, 15 रुपए के हिसाब से कर रहा है, तो पहले हम इस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कुल पूरे मिश्रण की जो कॉस्ट है वो आ गई 225 रुपए। इसमें कहा गया है कि 5 लीटर पानी मिलाया है, 5 रुपए लीटर पानी की दर है, तो इस हिसाब से 25 रुपए होंगे। 225 में से हम 25 माइनस करते हैं। 1 लीटर दूध का हमें रेट निकालना है, तो 200 को 10 से भाग करेंगे, 1 लीटर दूध की कीमत आएगी 20 रुपये। क्वेश्चन संख्या 42 को देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 को। गुरमीत के दादाजी के इकलौते बच्चे के लड़के का बेटा किसना है? गुरमीत किस प्रकार से किसना से संबंधित है? गुरमीत के दादाजी के इकलौते बच्चे
के लड़के का बेटा किसना है? गुरमीत। सीधी सी बात समझ में आ रही है। देखते हैं अगला प्रश्न। एक कक्षा में 30% छात्र अंग्रेजी में, 60% हिंदी में अनुत्तीर्ण हुए हैं और 10% दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र ने दो परीक्षाओं में कम से कम एक परीक्षा दी है तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? दोनों में उत्तीर्ण हुए हैं। यदि कक्षा के प्रत्येक छात्र ने दो परीक्षाओं में से कम एक परीक्षा दी है तो केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या है? इसमें कुछ डेटा मिसिंग लग रहा है, तो इसमें ऑप्शन डी भी हो सकता है। इसमें ये बोला है कि केवल अंग्रेजी में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों को। अब ये चीज इसलिए नहीं बता सकते हैं, ऑप्शन डी ही इसका जो सही जवाब होगा, क्योंकि कितने छात्र अपियर हुए हैं इस बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे केस में निर्धारित नहीं किया जा सकता है इसको, ऑप्शन डी ही हमें मार्क करना होगा। प्रश्न 44 से 46 तक जो है परिच्छेद 7 पे बेस्ड है। प्रश्न यह है कि क्या महिलाएं पुरुषों के रोजगार में पूर्ण व या आंशिक रूप से साझा करने में सक्षम है या नहीं। और कुल मिलाकर यहाँ हमारे ऊपर प्रस्ताव के निर्माण में अयोग्यता का आरोप लगाया जा सकता है, क्योंकि हमने मूलतः शुरुआत श्रम विभाजन से की है और रोजगार की विविधता लोगों की प्रकृति की भिन्नता पर आधारित है। ये पैसेज थोड़ा इंपॉर्टेंट है, काफी फिलोसफिकल है ओरिएंटेशन में, और कई लोगों को पैसेज छोटा जरूर है लेकिन कई लोगों को कई जगह कंफ्यूज कर सकता है। इसमें जो बात की जा रही है महिला और पुरुषों को लेकर की जा रही है और रोजगार के संदर्भ में की जा रही है, तो इस पर आधारित जो प्रश्न है उसको हम देखेंगे सीधा। देखते हैं प्रश्न संख्या 44 को। परिच्छेद के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पुरुष और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होता है। पुरुष और महिलाएं पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक श्रेष्ठ होती हैं। पुरुष और महिलाओं को समान दिशा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो पुरुषों में और महिलाओं में कोई अंतर नहीं होता, इस तरह से उल्लेख नहीं किया गया है। पुरुष और महिलाएं पूर्ण रूप से भिन्न होते हैं, इसका भी उल्लेख हमें नहीं मिलता है। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक श्रेष्ठ होती हैं। पुरुषों की तुलना में महिलाएं अधिक श्रेष्ठ होती हैं, इसका भी वर्णन हमें कहीं नहीं मिलता है। पुरुष और महिलाओं को समान शिक्षा और रोजगार के अवसर प्रदान किए जाने चाहिए, ये हमें शुरुआती पैराग्राफ में मिल गया था। इस हिसाब से ऑप्शन ए ही हमारे लिए सबसे उपयुक्त है। केवल 4 हमें इस पर मार्क करना है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कथन से लेखक के सहमत होने की अधिक संभावना है? पहला, महिलाएं पुरुषों के समान होती हैं और चिकित्सा, व्यायाम और युद्ध के प्रति उनका रुझान पुरुषों के समान लेकिन थोड़ा कम होता है। एक स्त्री अच्छी अभिभावक हो सकती है लेकिन शायद दूसरी स्त्री नहीं। महिला राजनीतिज्ञ की तुलना में पुरुष राजनीतिज्ञ बेहतर होते हैं। तो इसमें भी देख सकते हैं कि एक स्त्री अच्छी अभिभावक हो सकती है, इसका वर्णन कहीं नहीं मिला है हमें। महिला राजनीतिज्ञ की तुलना में इस तरह का भी उल्लेख कहीं नहीं किया गया है। कथन एक, महिलाएं पुरुषों के समान होती हैं और चिकित्सा, व्यायाम और युद्ध के प्रति उनका रुझान पुरुषों के समान लेकिन थोड़ा कम होता है, इसकी बात की गई है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन सी ही सबसे उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं। परिच्छेद का लहजा है तार्किक, वर्णनात्मक, उपदेशात्मक, असंबद्ध। तो पूरी तरह से लेखक ने पूरे तर्क दिए हैं। अच्छा, तो ऐसे केस में हम लोग ऑप्शन ए को ही मार्क करेंगे कि इसका जो लहजा है वो तार्किक ही है। प्रश्न संख्या 48 को देखते हैं। 5 मित्र ए, बी, सी, डी और ई एक पंक्ति में इस प्रकार से खड़े हैं। उनमें से 3 का मुंह उत्तर दिशा में है और बाकी का मुंह दक्षिण दिशा में। यह भी ज्ञात है कि सबसे अंतिम छोरों पर डी और ई है। सी का मुंह दक्षिण दिशा में है और वह ई के बाई ओर खड़ा है। सी और डी के बीच केवल 2 लोग खड़े हैं। बी और डी दोनों के ठीक दाई और ए खड़ा है। ई के बाई और डी खड़ा है। तो मौजूदा जानकारी के हिसाब से ये केस हमारा बनेगा। इस पे आधारित हम प्रश्न देखते हैं। ई के बगल में कौन बैठा है? सी बैठा हुआ है, साफ दिख रहा है, तो ऑप्शन सी है इसका आंसर। बीच में कौन बैठा है? बीच में हम देख सकते हैं कि बी बैठा हुआ है, तो ऑप्शन बी इसका आंसर है।
दो मित्र जो दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो बी और सी हमने देखा उसमें। एंड प्रश्न संख्या 51, नीचे दिए गए कौन से कथन सही हैं? डी और सी के बीच बी खड़ा है, डी और सी के बीच केवल ए खड़ा है, ए के बाई और बी खड़ा है। तो सही जवाब है हमारा ऑप्शन ए, डी और सी के बीच बी खड़ा है। देखते हैं प्रश्न संख्या 60 को। निम्नलिखित 4 प्रश्नांशों के लिए निर्देश। निम्नलिखित पाई चार्ट को ध्यानपूर्वक पढ़ें और उस पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दें। नीचे दिया गया पाई चार्ट कक्षा के उन छात्रों का विस्तृत विवरण प्रदान करता है जो इन 5 विषयों में से एक में अच्छे हैं। कोई भी छात्र एक से अधिक विषय में अच्छा नहीं है। इस पर आधारित पहला प्रश्न देखते हैं। यदि इतिहास में अच्छे छात्रों की संख्या 12 है तो कक्षा में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इस तरह से निकलेगा कि 12 छात्र इंटू 360 अपॉन 54, तो कुल जो छात्र होंगे वो 80 होंगे, यानी ऑप्शन बी हमें मार्क करना होगा। फिर यदि कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 150 है तो विज्ञान और अंग्रेजी विषयों में अच्छे छात्रों की संख्या के बीच अंतर ज्ञात करें। हिस्ट्री में जैसा हमने देखा था कि 54 डिग्री एंगल था इसके पाई चार्ट में और 12 छात्र थे। यदि अगर 150 होगा तो ऐसे सिचुएशन में इंटीग्रल नंबर नहीं होगा, तो इस हिसाब से डेटा को हम कहेंगे कि असंगत है, इनकंसिस्टेंट डेटा है ये। ऑप्शन डी को मार्क करना होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 40 है तो छात्र जो अंग्रेजी में अच्छे हैं उनके सापेक्ष राज व्यवस्था में अच्छे छात्रों की संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो रिक्वायर्ड रेशो जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा, यानी ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। नागरिक शास्त्र में जो छात्र अच्छे हैं उनकी तुलना में राज व्यवस्था में अच्छे छात्रों की संख्या कितने प्रतिशत अधिक है? तो इसमें परसेंटेज निकालने के लिए हमें 90 माइनस 72 इंटू 100 अपॉन 72, इसको सॉल्व करेंगे 25 आएगा, यानी ऑप्शन बी हमें मार्क करना होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 70 को। दी गई आकृति में वृत्त क्रिकेट खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है, त्रिभुज हॉकी खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है और वर्ग शतरंज खेलने वाले विद्यार्थियों को दर्शाता है। ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो क्रिकेट और शतरंज दोनों खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं। तो ऑब्जर्वेशन बेस्ड ये क्वेश्चन है। ये ध्यान देने वाली बात ये है कि जब इस प्रश्न को 70वें नंबर पर दिया गया इस प्रश्न पत्र में, यानी कि लगभग पेपर खत्म होने से आधा घंटा पहले तक का समय आपके पास होगा और वो बहुत ही दबावपूर्ण समय होता है। ऐसे समय में ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन को आप हल कर रहे हैं तो कई बार गलतियां होने के चांसेस भी बहुत बढ़ जाते हैं, लेकिन अगर रेगुलर प्रैक्टिस आप करते हैं ऐसे प्रश्नों की तो वो गलती होने की जो संभावना है वो काफ़ी कम हो जाएंगी। इसमें अगर आप पूरी ऑब्जर्वेशन के साथ देखें तो ये पूछा गया है कि ऐसे विद्यार्थियों की संख्या बताइए जो क्रिकेट और शतरंज दोनों खेलते हैं लेकिन हॉकी नहीं खेलते हैं। तो इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये जो रीजन है ये एक ऐसा रीजन है जो इस सवाल को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति की प्रतिरूप को पूरा करेगी? दोबारा ऑब्जर्वेशन बेस्ड क्वेश्चन है, लेकिन ये पहले के मुकाबले काफ़ी सरल है। इसमें देख सकते हैं कि पहली आकृति जो ऑप्शन ए दिया ये हो नहीं सकती है क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की कोई लाइंस नहीं है, लेकिन यहाँ पे दी गई हैं तो ये नहीं हो सकती है। सी और डी भी नहीं हो सकती हैं क्योंकि इसके जो पॉइंटर्स हैं ये अलग डायरेक्शन में फेस किए हुए हैं। इस हिसाब से सबसे उपयुक्त ऑप्शन बी है, यही सही जवाब होगा। अगर इसको आप यहाँ देखेंगे तो पूरा का पूरा सेम पैटर्न आता है। देखते हैं प्रश्न संख्या 72 को। ये भी अच्छा प्रश्न है। यदि दो संख्याओं का योग 84 है और उनका महत्तम समाप्त वर्तक और लघुत्तम समाप्त वर्तक क्रमशः 7 और 245 है तो दोनों संख्याओं में छोटी संख्या है। ये पूछा गया है। एलसीएम और एचसीएफ हमें दिया हुआ है। इसमें एचसीएफ 7 है, एलसीएम 245 है। एक नंबर को हम एक्स मान लेते हैं। ये बोला गया कि दोनों संख्याओं का योग 84 है। अगर एक संख्या हमने एक्स मानी तो दूसरी संख्या होगी एक्स माइनस 84। अब एक इक्वेशन बनाने के लिए हम ये कह सकते हैं कि
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है डेट इज इक्वल टू, ये इक्वेशन मिल जाएगी। इसको सॉल्व करेंगे, x की दो वैल्यू आएंगी, एक x की वैल्यू आएगी 35, दूसरी 49। इसमें पूछा है सबसे कम वाली, तो ये 35 है, यानी कि हमारा जो ऑप्शन है ये 35 है। ऑप्शन बी हमें मार्क करना होगा। देखते हैं प्रश्न संख्या 75 को। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पुष्टि करती है कि एक्स की मृत्यु चेहरे और सिर की चोट के कारण हुई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपयुक्त कथन में दी गई धारणाएं हैं? पहला, चेहरे और सिर पर लगने वाली चोटें खतरनाक हो सकती हैं। चेहरे और सिर पर लगने वाली चोटों के कारण मृत्यु हो सकती है। जैसा कि देख सकते हैं इसमें चेहरे और सिर पर लगने वाली चोटें खतरनाक हो सकती हैं, ये हम इससे एक पुष्टि कर सकते हैं इस चीज की कि ये हो सकता है, लेकिन चेहरे और सिर पर लगने वाली चोटों के कारण मृत्यु हो सकती है ऐसा जरूरी नहीं है। तो ऐसे केसेस में ऑप्शन ए ही उपयुक्त है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 76। निम्नलिखित प्रश्न में से एक या एक से अधिक कथन दिए गए कथनों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दें। प्रश्न द्वारा आवश्यक तथ्यपरक अनुमानों को स्वीकार करें, भले ही आप सोचते हो कि कथन गलत है। कथन, मधुमेह के रोगियों के लिए चीनी हानिकारक होती है। कृतिका चीनी नहीं खाती है। मान लीजिए कि एक और दोनों सही है, तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष अनुसरण करता है? ए, कृतिका को मधुमेह है। बी, ऐसे व्यक्ति जिन्हें मधुमेह होता है वे चीनी नहीं खाते हैं। कृतिका को चीनी पसंद नहीं है। या डी, उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो दो केसेस अगर ये सही भी है स्टेटमेंट, तो भी हम ये नहीं कह सकते कि कृतिका को मधुमेह है। ऐसा जरूरी नहीं हो सकता वो फिट रहने के लिए चीनी ना खाती हो। ऐसे व्यक्ति जिन्हें मधुमेह होता है वे चीनी नहीं खाते हैं। अगेन ये भी हम इस चीज को पूरी तरह से जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फिर भी कई केसेस देखे जाते हैं कि जहाँ जो रोगी होता है, जो मधुमेह का रोगी होता है, वो ध्यान नहीं दे पाता, लापरवाही से चीनी खाता है या कुछ ऐसी चीज करता है, तो कर सकते हैं इस चीज को। फिर कृतिका को चीनी पसंद नहीं है, सिर्फ इतनी बात पे हम लोग ये अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि उसको क्या पसंद है या क्या पसंद नहीं है। तो ये जरूरी नहीं कि उसको चीनी पसंद नहीं है, तो ये भी गलत रहेगा। ऐसे केस में डी ऑप्शन हमारा सबसे उपयुक्त होता है कि हमें यही मार्क करना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि ए का एक तिहाई बी के 3/5 भाग के बराबर है तो 3a माइनस 2b अपॉन 3a प्लस 2b का मान है। क्वेश्चन थोड़ा ये कैलकुलेटिव है। आखिरी के प्रश्न संख्याओं में इसको जो है लगाया गया है, एक दबाव होता है प्रश्न संख्या को छोड़ने का। तो अगर कैलकुलेशन बहुत अच्छी है तो तभी इसको आप अटेम्प्ट करें, और बिल्कुल भी अनुमान ना लगाएं इस चीज में। इसमें बोला कि ए का एक तिहाई, यानी कि सिंपल अगर लिखूं तो मैं a अपॉन 3 इज इक्वल टू 3b अपॉन 5। तो हम a अगर वैल्यू निकालनी है तो a की वैल्यू होगी 9b अपॉन 5। अब हमें कुछ नहीं करना है, ये जो इक्वेशन दी गई है इसमें a की वैल्यू को पुट कर देंगे, कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेशन में जो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी होगा, 17/37 ये आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, बस कैलकुलेटिव ज़्यादा है तो कैलकुलेशन का थोड़ा ध्यान रखना है। समय अगर अच्छा बचा हुआ है आपके पास तो जरूर करना चाहिए इस प्रश्न को। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि दो धन संख्याएं 5:3 के अनुपात में है तो उनके वर्ग का योग 7,650 है, तो दोनों संख्याओं के बीच अंतर ज्ञात कीजिए। दो नंबर है, दोनों का जो सम्स का जो स्क्वायर है वो 7,650 है। तो जो काम सबसे पहले हम करते हैं x, तो ये होगा 5x, दूसरा 3x। जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरह से बनेगी, 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर बराबर, सब कैलकुलेट करने पर x की वैल्यू 15 आती है। यहां डिफरेंस पूछा है, 5x माइनस 3x होता है 2x, x हमें पता है, तो 2 इंटू 15
ये होगा 30। हमारा जो आंसर है ऑप्शन बी होगा सही। इसी के साथ ये विश्लेषण समाप्त होता है। अगले मौके के लिए आपको शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।